आज की इस फैंटेसी स्टोरी में हम देखते हैं कि एक देश का राजा अपने महल के गार्डन में अपनी बेटी राजकुमारी इजाबेला और राजकुमारी लूसी के साथ बैडमिंटन खेल रहा था कि तभी शाही महल के खाने का वक्त हो गया और सभी खाने की मेज पर बैठने लगे। तब राजा को ख्याल आया कि मेरी तीसरी बेटी कहाँ है। राजा की तीन बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी इजाबेला, दूसरी बेटी लूसी और सबसे छोटी बेटी एमिली। राजा पूछता है कि एमिली किधर है, तो इजाबेल कहती है कि शायद फिर से जंगल में जाकर पत्थर इकट्ठे कर रही होगी। दूसरी तरफ हमें एमिली दिखाई देती है जो जंगल में फूल इकट्ठा कर रही होती है। इसी दौरान उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसे एक आदमी राजकुमार की पोशाक में दिखाई देता है और उसके साथियों ने पास ही अपना कैंप लगाया हुआ होता है। वह आदमी दरअसल प्रिंस स्टीव होता है जो एक बड़ी चट्टान को तोड़कर उन पत्थरों में से फॉसिल्स ढूंढ रहा होता है। एमिली झाड़ियों में छिपकर प्रिंस स्टीव पर एक छोटा पत्थर मारती है जिससे वह तुरंत सावधान हो जाता है और अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है। तभी एमिली सामने आती है और कहती है कि यहां बिना इजाजत चट्टान को इस तरह तोड़ना और कीमती फॉसिल्स निकालना मना है। तभी एमिली को उस बड़ी चट्टान के ऊपर एक चमकदार पत्थर नजर आता है और वह प्रिंस स्टीव से कहती है कि ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करो। उसकी मदद से वह नमक का एक बड़ा टुकड़ा निकाल ही लेती है। प्रिंस स्टीव तुरंत उसमें एक धागा डाल देता है जिससे वह एक लॉकेट बन जाता है। तभी एमिली का पालतू डॉगी वहां उसे बुलाने आ जाता है और एमिली वह लॉकेट और फूल लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन अपना स्कार्फ वहीं छोड़ जाती है। स्टीव जाते जाते उससे उसका नाम पूछना चाहता है, मगर एमिली कहती है कि यह तुम कभी नहीं जान पाओगे। एमिली वापस अपने महल में पहुंचती है और अपने पिता को वह फूल तोहफे में देती है। खाने की मेज पर राजा और तीनों राजकुमारियां बैठी होती हैं। उनका पालतू डॉगी जब इजाबेला से खाना मांगने लगता है तो वह उसे कुछ नहीं देती और लूसी सेवक से कहती है, मुझे यह खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे यहां से वापस ले जाओ। तभी वहां राजा का एक सेवक आता है और कहता है कि सभी मंत्रियों की बैठक हो रही है, आपको आना होगा। यह सुनते ही राजा बिना कुछ सोचे वहां से चला जाता है। मीटिंग के बाद राजा अपने एक मंत्री से पूछता है कि क्या अब मेरा वक्त आ गया है? मेरी तीनों बेटियों में से अब किसी एक को तो रानी बनना ही होगा। मंत्री कहता है कि आपकी सबसे बड़ी बेटी ही अगली रानी बनेगी, लेकिन राजा कहता है कि वह बहुत लालची है और जनता की उसे कोई फिक्र नहीं है। मंत्री कहता है कि आपकी दूसरी बेटी लूसी कैसी रहेगी? राजा कहता है कि वह तो अपना खाना भी ठीक से नहीं चुन सकती और वह बिल्कुल भी दयालु नहीं है। राजा आगे कहता है, मेरी बेटी एमिली ही अपनी मां की तरह आत्मविश्वासी और मददगार है। लोग उससे प्यार करते हैं और वही रानी बनने की हकदार है। फिर हम देखते हैं कि तीनों राजकुमारियों को तैयार करवाया जाता है और उनकी नौकरानी उन्हें बताती है कि राजा अब अपने शासन से हटकर अपनी जगह अपनी तीनों बेटियों में से किसी एक को रानी बनाने वाले हैं। तीनों तैयार होकर अपने पिता के सामने जाती हैं। राजा उनसे कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और हर राजा के शासन का एक दिन अंत जरूर होता है। अब वह समय आ चुका है कि मैं अपनी जगह तुम तीनों में से किसी एक को अपनी सल्तनत का वारिस बनाऊं, लेकिन अगली रानी सिर्फ वही बनेगी जो मेरे सवाल का जवाब दे पाएगी। राजा सबसे बड़ी बेटी इजाबेला से पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इजाबेला कहती है, हे पिताजी, मैं आपसे संसार के सभी सोने और सभी अनमोल रत्नों से भी अधिक प्रेम करती हूं। मेरा प्रेम मोतियों से भरे सागर से भी गहरा है, नीले और नीलम रत्नों के सागर से भी गहरा है। मेरा प्रेम इस हीरे के समान शुद्ध और सच्चा है। राजा बहुत खुश होता है। फिर वह लूसी से कहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। इस पर लूसी कहती है कि मैं आपसे सबसे कीमती और सबसे उत्तम पोशाक से भी अधिक प्रेम करती हूं। मैं आपके लिए अपने सारे वस्त्र दे दूंगी। मेरा प्रेम प्रकाश के सभी रंगों से भी अधिक चमकता है, राजसी बैंगनी, उत्तम नीलमणि नीला, यहां तक कि सोने से भी अधिक। मेरे पिताजी, राजा कहता है,
तुम्हारे शब्द बिल्कुल तुम्हारी तरह कोमल है। फिर राजा एमिली से पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो एमिली कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूं। यह सुनकर राजा को एमिली का जवाब अपमानजनक लगा और वह कहता है कि क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम अपने प्यार की तुलना सोना, चांदी या हीरो से नहीं कर रही, बल्कि नमक जैसी बेकार और फालतू चीज से कर रही हो। एमिली कहती है, मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। मैं अपनी बहनों की तरह झूठी और लालची नहीं हूं। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह हुक्म देता है कि एमिली को देश से निर्वासन किया जाए और दूर कहीं जंगलों में भेज दिया जाए। वह कहता है कि एमिली को मैं अपनी विरासत से बेदखल करता हूं। एमिली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर राजा उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद राजा अपनी मरहूम पत्नी की बड़ी सी तस्वीर को देखकर उससे बातें करने लगा। मैंने हमारी बेटी को दुनिया की हर चीज दी और उसे बहुत प्यार से पाला, मगर वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। राजा का जब भी दिल करता वह अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर ढेरों बातें किया करता था। आखिरकार उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और उसे एक लड़के के कपड़े पहनाकर एक सवारी में बिठाया जाता है। फिर उसे एक अनजान जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वह कभी वापस ना आ पाए। उसके बाद एमिली की लाइफ अब एक एंटोन नामी लड़के की पहचान के साथ अकेले सुनसान और वीरान जंगल में गुजर रही थी। एमिली को बहुत दिक्कत होती थी। नदी से पानी पीना और सूखी लकड़ियां और पत्ते तक खाना पड़ता और रात जंगल में बितानी पड़ती। एमिली जैसी नाजुक लड़की के लिए यह रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन एमिली ने हार नहीं मानी। वह इन सभी कठिनाइयों के बावजूद रुकी नहीं और आखिरकार कई हफ्तों बाद उसे एक छोटे से गांव के एक ढाबे में नौकरी मिल जाती है। एक दिन मालिक का छोटा बेटा एंटोन यानी एमिली को अपना दोस्त मानते हुए अपनी सभी पेंटिंग्स और स्केच दिखाता है, जिस पर एमिली उससे कहती है, तुम अपनी इस कला के बल पर एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। तभी ढाबे का मालिक आकर एंटोन यानी एमिली पर चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें इतने हफ्तों से पाल रहा हूं और तुम मेरे ही बेटे को काम से भटका रहे हो। अंदर जाकर ग्राहकों को खाना कौन परोसेगा? वो अंदर जाकर काम करने लगी। इस दौरान कुछ लफंगे मवाली वहां बैठे कार्ड खेल रहे थे। तभी उनमें से एक चालाकी और मक्कार से वह बाजी जीत जाता है। एमिली जानती थी कि वह एक धोखेबाज है। वह तुरंत उससे एक कार्ड लेकर दिखाती है कि यह बेईमानी से जीत रहा था, जिस पर उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन वह मक्कार आदमी फौरन एंटोन को दोष देने लगता है कि यही वह चोर है जो हमारे कार्ड्स को चुराकर हम में लड़ाई करवाता है। और सभी मवाली एंटोन यानी एमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। एमिली किसी न किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद फिलिक्स वहां आता है और एमिली से कहता है, तुम्हें ऐसे लफंगे मवाली से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? अगर इनको पता चलता कि तुम एक राजकुमारी हो तो वे तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकते हैं। अब तुम्हें वापस अपने महल जाना चाहिए और अपने पिता को समझाना चाहिए। एमिली कहती है कि वो बहुत जिद्दी है। अगर मेरी मां आज जिंदा होती तो वो जरूर मेरा साथ देती। एंटोन यानी एमिली वो गांव छोड़कर वापस अपने देश जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कुछ घोड़े और वही राजकुमार और उसके साथी नजर आते हैं। वो घोड़ों के पीछे छुपकर उन्हें देख रही होती है। तभी राजकुमार स्टीव का वो मोटा सा साथी जिमी जाकर एंटोन को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी मेरे राजकुमार के आसपास भटकने की हिम्मत कैसे हुई? एमिली जानती थी कि ये राजकुमार फॉसिल्स ढूंढने का शौक रखता है, इसलिए वो कहती है, मैं एक लोहार हूँ, मगर मेरा सामान चोरों ने चुरा लिया। मैं किंग क्रिस्टोफ के राज्य में जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत से पुराने फॉसिल्स और अवशेष मिलते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस पर राजकुमार स्टीव बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम हमारे साथ चलोगे। एंटोन यानी एमिली घोड़े पर मोटे जिमी के पीछे बैठ जाती है और वे अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरी तरफ महल में इजाबेला और ल्यूसी आपस में लड़ रही थी कि राजा अब अगली रानी किसे बनाएंगे। तभी राजा का वही मंत्री उनके पास आता है
और कहता है कि राजा आप दोनों को अपने पास बुलाकर कुछ कहना चाहते हैं। वह कहता है, राजा कह रहे हैं कि आपके शाही कपड़े, गहने और जूते बहुत महंगे हैं। अगर पूरे देश का पैसा आपकी सुविधाओं और आपके शौक पूरे करने में लग गया तो जनता क्या खाएगी? इस पर दोनों राजा से कहती है, हमारे लिए ये कपड़े और जूते बहुत जरूरी है। इस पर राजा कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ यहां से। राजा को अब एहसास होने लगा था कि ये दोनों तो बिल्कुल स्वार्थी और खुदगर्ज है। जंगल में अब शाम होने लगी थी और राजकुमार स्टीव ने अपना कैंप लगाया। एक टर्की का शिकार किया गया और वे सब उसे पकाकर खाने की तैयारी करने लगे। एमिली एक तालाब के पास मुंह धो रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि मैं एंटोन नहीं बल्कि एक राजकुमारी हूं और यही मेरी असली पहचान है। तभी राजकुमार स्टीव उसे आवाज लगाता है और उसे फिर से एंटोन बनकर जाना पड़ता है। रात के समय वे सब आग के चारों ओर बैठकर भोजन का मजा ले रहे थे। तभी जिमी एंटोन से कहता है, क्यों ना एक गेम खेली जाए और पासा फेंका जाए। जिसके अंक ज्यादा आएंगे वह कल घोड़े की सवारी करेगा और जो हारेगा वह पैदल चलेगा। जिमी ने पासा फेंका तो उसका अंक 10 आया, लेकिन एंटोन यानी एमिली का अंक 12 आया और एमिली जीत गई। जब सब सो गए तो एंटोन ने किसी सोच में डूबे राजकुमार स्टीव से कहा, क्या आपको नींद नहीं आ रही? स्टीव कहता है, मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की की याद में गुम हूं। मैंने उसे जंगल में देखा था और एक चट्टान से नमक का एक टुकड़ा निकालने में उसकी मदद भी की थी। वह बिल्कुल परियों जैसी थी और अब मेरे पास बस उसका ये स्कार्फ ही रह गया है। एमिली सब कुछ जानती थी मगर वह खामोश रही। अगले दिन वे फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। सैकड़ों मील चलने के बाद एक ऐसी जगह आती है जहां एंटोन राजकुमार स्टीव से कहती है कि अब मेरा देश करीब ही है, अब हमारे रास्ते अलग हैं। कृपया करके मुझे जाने की अनुमति दीजिए। स्टीव उसे जाने देता है। वह काफी दूर चलने के बाद अपने महल के पास पहुंच ही जाती है और किसी न किसी तरह महल की दीवार पर से कूदकर अंदर जाती है। वहां उसे वही नौकरानी जेसिका देख लेती है और पहचान लेती है। जेसिका एमिली को देखकर बहुत खुश होती है। एमिली पूछती है, मेरे जाने के बाद अब महल में क्या चल रहा है? जेसिका कहती है, तुम्हारे जाने के बाद महल बिल्कुल सूना और खामोश है। एमिली कहती है कि पिताजी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और अब मुझे उनसे मिलकर उन्हें यह बात समझानी होगी। यह कहकर वह तेजी से महल के अंदर जाने लगती है। राजा अपने कमरे में एमिली को देखता है। एमिली कहती है, पिताजी, मैं वापस लौट आई हूं। आपने पहले ही मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। मैं खतरनाक जंगलों में भूखी प्यासी भटकती रही और रात में ठंड सहती रही। मुझे एक ऐसे अपराध की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं था। राजा कहता है, क्या तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? एमिली कहती है, कैसी माफी? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना एक बेटी अपने पिता से करती है। सोना और चांदी से दौलत तो बढ़ती है, लेकिन किसी के प्रति प्यार नहीं। राजा को गुस्सा आने लगता है और वह सैनिकों को बुलवाकर एमिली को फिर से निकलवा देता है। अब एमिली की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वह बेचारी बहुत निराश थी। काफी दूर चलने के बाद वह थक कर घास में बैठ जाती है। अपने गले से वह लॉकेट निकालती है और निराशा में दूर फेंक देती है। फिर उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। वह नमक के पत्थर से बना लॉकेट कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक जादुई पत्थर था, जिससे वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे मकान के पास पाया। जब वह अंदर गई तो उसे एक मेज पर वही नमक का लॉकेट मिला। तभी उस घर की मालकिन कुछ लकड़ियां उठाए अंदर आई और कहा, लगता है कोई मेहमान आए हैं। एमिली काफी डर गई और घबरा कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि अंदर कोई है। वह महिला कहती है, लगता है तुम्हारा ये सॉल्ट क्रिस्टल लॉकेट खो गया था। एमिली कहती है, हाँ, लेकिन नमक की कोई खद्दर नहीं है। वह औरत कहती है, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ने वाली है। चलो आओ, तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। दूसरी तरफ महल में राजा खाना खा रहा था।
लेकिन उसमें नमक नहीं था। इसलिए उसने बावर्ची को बुलाया तो उसने कहा कि पूरे महल में नमक बिल्कुल खत्म हो चुका है और यही कारण है कि खाना फीका है। राजा तभी यह बात नोटिस करता है कि उसकी पत्नी की फोटो में उसकी पत्नी ही गायब थी। राजा काफी हैरान हुआ और अपने एक सेवक को भी यह बताया। वह महिला एमिली को स्वादिष्ट खाना देती है और उसके मैले कपड़े बदलवा कर साफ लड़कियों के कपड़े पहनने को देती है। अब राजा अपने महल और बाकी राज्य के सभी नमक के डिब्बे चेक करता है और सबका नमक खत्म हो चुका था। एक लड़का नमक से भरा एक बड़ा मटका लाया, लेकिन छकने पर पता चला कि वह तो चीनी थी। नमक के न होने से फेलिक्स के पिता के ढाबे पर भी खाना और मांस सड़ने लगा। राजकुमार स्टीव और उनके साथी अपने घोड़ों पर फेलिक्स के ढाबे के पास पहुंच जाते हैं और उतरकर फेलिक्स के पिता को अपना ऑर्डर देने लगते हैं। 2 प्लेट सब्जी तकार, थोड़ा चिकन और 2 प्याले सूप। और हाँ, बेक पोटैटोस भी ले आना और पैसों की चिंता मत करना। इस पर फेलिक्स के पिता बताते हैं कि ये सब अब नहीं बन सकता और अगर बनेगा भी तो फीका और बेस्वाद होगा, क्योंकि पूरे देश में नमक खत्म हो चुका है। यह सुनकर उन दोनों को बड़ी हैरानी होती है कि पूरे देश का नमक अचानक कैसे खत्म हो गया। फेलिक्स के पिता कहते हैं, मैं आपके लिए हाफ फ्राइड अंडे ले आता हूं, वो भी बिना नमक के। इस पर वे कहते हैं, हाँ जल्दी ले आओ। जब वो चला गया तो उसका बेटा फेलिक्स वहां आया और उन्हें अपनी पेंटिंग्स और स्केच दिखाने लगा। स्टीव को वो ड्राइंग बहुत पसंद आई और उसने कहा, तुम्हारा ये आर्ट बहुत कीमती है और अगर तुम अपनी पेंटिंग्स बेचना चाहो तो तुम बहुत अमीर हो सकते हो। उन्हीं स्केच में एक स्केच एमिली का भी था। स्टीव ने पूछा, ये कौन है? तो फेलिक्स ने कहा, ये दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। स्टीव ने कहा, ये आखिर रहती कहां है? तो फेलिक्स ने कहा, ये किंगडम ऑफ क्रिस्टफ की प्रिंसेस है। स्टीव ने एमिली का वो स्केच भारी कीमत में फेलिक्स से खरीद लिया। स्टीव की गुत्थी अब सुलझ चुकी थी और वो समझ जाता है कि एंटन दरअसल वही प्रिंसेस एमिली थी। वो तुरंत किंगडम ऑफ क्रिस्टोफ जाने का फैसला करता है। फेलिक्स का पिता जब फ्राइड एग्स लेकर आया तो स्टीव बिना खाए ही चला गया और फेलिक्स के पिता को तब विश्वास ही नहीं हुआ जब उसे पता चला कि ये सिक्के असली चांदी के हैं। अब एमिली उस औरत के घर में रहने लगी। वो औरत उससे पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तो एमिली कहती है, मेरे पिता को प्यार का असली मतलब मालूम ही नहीं है। वो बहुत कठोर इंसान है। वो औरत उससे कहती है, क्या वो शुरू से ऐसे ही थे? तो एमिली कहती है, बचपन में जब मेरी मां जिंदा थी तब वो बहुत अच्छे थे, मगर फिर न जाने क्यों वो बदल गए। एमिली एक बिल्ली को सहलाने लगती है, लेकिन वो गुर्रा कर चली जाती है। उस औरत ने बताया, इसके बाजू पर चोट का निशान है जो तुम देख नहीं सकती। और फिर वो कहती है, हर एक इंसान में एक ऐसा संवेदनशील हिस्सा जरूर होता है। राजा के महल में हड़बड़ी मची हुई थी। राजा ने नमक खत्म होने का कारण पूछा। सभी मंत्री अपनी अपनी राय देने लगे। एक ने कहा, हमने दूसरे देशों से भी नमक मंगवाया था, मगर वहां भी नमक नहीं मिला। दूसरे ने कहा, नमक के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। एक मंत्री ने कहा, यह एक प्राकृतिक संकट है और हम सबको इसका सामना करना पड़ेगा। और एक ने कहा, शायद सारा नमक चोर चुरा कर ले गए हों। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वहां प्रिंस स्टीव आता है और बताता है, मैं सुमु देश का राजकुमार हूं। मैं दरअसल आपसे एक निजी बात करना चाहता हूं। लेकिन राजा कहता है, यहीं पर बताओ। तो स्टीव कहता है, मैंने जब से उसे देखा है वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। मैं दरअसल आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। राजा कहता है, कौन सी बेटी? मेरी तो 2 बेटियां हैं। स्टीव कहता है, मेरी पसंद आपकी सबसे सुंदर बेटी एमिली है। एमिली का नाम सुनते ही राजा कहता है, उसे मैं अपने देश से निकाल चुका हूँ। स्टीव कहता है, कोई बाप अपनी ही औलाद को अपने देश से कैसे बेदखल कर सकता है? राजा कहता है, तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि एक बेटी अपने पिता का दिल कैसे दुखा सकती है। तुम जल्द ही यहाँ से चले जाओ। स्टीव वहां से चला जाता है। उसी समय जेसिका जिमी के लिए टैंडूरी चिकन लेकर आती है और भूखा जिमी मजे लेकर उसे खाने लगता है। तभी वहां स्टीव आ जाता है और जेसिका से पूछता है, राजा ने एमिली को राज्य से क्यों बेदखल कर दिया? जेसिका बताती है, एमिली ने राजा से कहा था कि मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूं। इस बात पर राजा बहुत गुस्सा हो गए और कहा, तुम अब तब वापस आना
जब नमक सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती हो जाए। स्टीव और जिमी निराश होकर वहां से चले जाते हैं और एमिली को ढूंढने निकल जाते हैं। कई लोगों से पूछने के बावजूद भी उन्हें एमिली नहीं मिलती। एमिली उस नेकदिल औरत से कहती है, मैं अपने पिता से माफी नहीं मांग सकती क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। कल रात मुझे अपनी माँ सपने में नजर आई और आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। ये सुनकर वो औरत एमिली को गले से लगा लेती है। शाही महल में राजा की तबीयत मिनरल्स की कमी के कारण बिगड़ने लगती है। सबका मूड खराब रहने लगता है और ताकत खत्म होने लगती है। लोगों में सोचने की क्षमता कम होने लगती है। नमक की कमी के कारण जेसिका के दांत टूटने लगते हैं, लूसी के बाल झड़ने लगते हैं और इजाबेला की त्वचा मिनरल्स और विटामिन पूरे न होने के कारण मुरझाने लगती है। अब राजा उन दोनों के पास जाता है और उसे बुरी तरह एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी एमिली के साथ बहुत बुरा किया है। अब सबको नमक की असली अहमियत समझ आने लगती है कि नमक कई बार सोने और चांदी से भी अधिक कीमती होता है। लूसी और इजाबेला अब रानी नहीं बनना चाहती थी। राजा उन दोनों को गले लगाता है और बहुत रोता है। एमिली को समझ आ जाता है कि उसके पिता की आत्मा में भी एक ऐसी चोट है जो नजर नहीं आती। शायद वो मेरी माँ के बिछड़ने की वजह से ऐसे है। एमिली अपना लॉकेट उतारकर वहां रख देती है जो उसके जाने के बाद ग्लो करने लगता है। प्रिंस स्टीव जो पास ही एमिली को ढूंढ रहा होता है, उस सॉल्ट क्रिस्टल की रोशनी से आकर्षित होकर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो लॉकेट उठाकर उस घर में जाने लगता है, एमिली और स्टीव आमने सामने मिल जाते हैं। एमिली पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? स्टीव कहता है, तुम ही एंटोन थी। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा था और आज तुम मुझे इस सॉल्ट क्रिस्टल की रोशनी की वजह से मिली। स्टीव वो लॉकेट एमिली को पहना देता है और उससे खुद उसका हाथ मांगता है। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, इसलिए स्टीव उसे अपने घोड़े पर बैठाकर उसके पिता के महल वापस ले जाने लगता है। एमिली आखिरी बार उस नेकदिल औरत से मिलती है और वो औरत एमिली को एक पोटली देती है। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो पीछे से एक रोशनी आती है। जब पलट कर देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। वो नेकदिल औरत दरअसल एमिली की माँ की आत्मा थी, जिसे अब मुक्ति और शांति मिल चुकी थी। दोनों महल पहुंचते हैं और एमिली अपने पिता से मिलती। राजा उसे देखकर अपने की माफी मांगता है। एमिली वही नमक से भरी पोटली राजा को देती। जैसे ही राजा उसे छकता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कोई साधारण नमक नहीं था, बल्कि पूरे राज्य पर आए श्राप का तोड़ था। अब हर घर में खुद नमक आ चुका था और लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। और जिमी और जेसिका की प्रेम कथा भी आगे बढ़ चुकी थी। महल में स्टीव और एमिली की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महल की बालकनी पर उनकी शादी की आखिरी रस्में पूरी होती है। राजा और सारी जनता बेहद खुश होती है और एक शख्स इस सब को तस्वीरों में कैद कर रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि फेलिक्स होता है। वही लड़का जो स्टीव और एमिली के मिल पाने और नमक के श्राप को खत्म करने का भी कारण बना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का हौसला मिले।